नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निशांत शेखर सिंह क्लासेस पर। मित्रों, आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मित्रों, हमारी ये वीडियोस यूपीएसआई के लिए स्पेशल है। यूपीएसआई की तैयारी करने वाले प्रत्येक छात्र जो हमसे जुड़ रहे हैं या जो जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़े। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि चाहे हिमांशु सर हो, मैं हूँ या मैथ की जल्दी से जल्द वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी और कल से आपको सूचना दे दूँ, कल से आपको करंट अफेयर की भी क्लासेस मिलेंगी। मतलब हम आपको यूपीएसआई के लिए पूरा पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा संगठन जो उज्ज्वल भारत अभियान है उसके थ्रू ये क्लासेस चल रही हैं। जो उस संगठन से भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। मित्रों, हम हिंदी की चर्चा कर रहे थे और हिंदी में हमने जो है पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ लिया था, व्यंजन पढ़ लिया था। उसके बाद उसमें हमने फिर कहा उस तारत्व के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर जो भी बातें हुई थी हमने की। पिछली वीडियोस में सब चीज़ें अपलोडेड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इस आशा और विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उतना कंटेंट कोई नहीं देता होगा। मेरा चैनल हो सकता है छोटा हो, लेकिन कंटेंट के मामले में सबसे अच्छा चैनल है। आप चाहें तो दूसरे से तुलना कर सकते हैं। यूपीएसआई जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे आप हमारे वीडियोस और यूपीएसआई को उठा लीजिए, दोनों की तुलना कर सकते हैं। मित्रों, आज इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर वर्णों की स्थिति। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हम ये पढ़ रहे थे कि वायु संवेग के आधार पर किस प्रकार की होती है और तारत्व के आधार पर वर्णों की क्या स्थिति होती है। जब इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें पहले हमको जानना होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, एक समृत वर्ण, एक अर्ध समृत, एक अर्ध विवृत और विवृत। यहाँ पे वर्तुल अग्रस्वर, यहाँ पे मध्य केंद्रीय स्वर और यहाँ पे वर्तुल स्पष्ट स्वर लिख रखा हमने। देखिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि समृत स्वर अगर है तो इसको मतलब अगर समृत स्वर है तो समृत स्वर किसे कहते हैं, ये तो हमारे जानने का हक है। अगर अर्ध समृत स्वर है तो इसको क्या कहते हैं, ये भी हमारे जानने का, तभी तो हम समझ पाएंगे ना ई क्या है या वो जो वर्तुल है क्या है। देखिए, समृत स्वर मतलब होता है ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनको बोलने में प्रायः मुख बंद हो। प्रायः मुख बंद हो, मैं बोला हूँ जिनको बोलने में प्रायः मुख बंद हो। मुख बंद होने से तात्पर्य क्या है कि आपकी जो अंदर की सांस है, जो अंदर की हवा है, वो बहुत ज्यादा उसका यूज ना हो। आप ऐसे वजह से हमको बोलना है ई ई ई, है ना। जो यहाँ से हमने जरा जोड़ लगा, मतलब एक प्रकार से यूं कहें कि मुंह हमारा बंद है, बस हवा के लिए हल्का सा खुला हुआ है। अर्ध समृत क्या होता है? देखिए, अर्ध समृत और अर्ध विवृत दोनों एक प्रकार से यूं कहें कि समान ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अर्ध समृत तो क्या होता है, इसमें क्या हमने कहा कि मुंह पूरा बंद होता है। अर्ध समृत बोले तो इसमें मुंह जो होता है आधा बंद होता है। अरे बताएं आपको बात, आप एक बड़ा फेमस गांव में क्वेश्चन चलता है कि बताओ, जैसे एक गिलास रख देंगे, कहेंगे कि इसमें आप मान लो आधा गिलास पानी भर दी, तो पूछते बताओ कि पानी में जो गिलास में पानी भरा हुआ है, आधा गिलास भरा हुआ है, किस प्रकार का भरा हुआ है, कि आधा खाली है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हटा होता इसमें कुछ नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिविटी हम देखने के लिए किसी व्यक्ति की क्या बोलते हैं कि अगर सामने वाला कह दिया कि आधा खाली है, मतलब क्या है, वो नकारात्मक विचार रख रहा है। और अगर किसी ने कह दिया कि आधा भरा हुआ है तो वो सकारात्मक विचार रख रहा है। वहां से इसकी तुलना मत करिएगा, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। आप देखिए, अर्ध समृत क्या होता है, मतलब आधा बंद मुंह। जैसे आपको ए बोलना है, ए है ना, तो आधा बंद हो चाहे आधा खुला हो, बतिया तो वही रहेगी ना। लेकिन अब वही है, अर्ध समृत की बात हो गई। अब जैसे हमको ओ बोलना, ओ ए, अभी हम इसके हालांकि वर्तुल और अवर्तुल पे भी चर्चा करेंगे, अभी हम केवल अर्ध समृत ये समझा रहे हैं। जैसे फिर अर्ध विवृत की बात करते हैं। अर्ध विवृत क्या होता है, मतलब आधा खुला हुआ, वही बात है ना गिलास वाली। अर्ध विवृत मतलब क्या होता है, आधा खुला हुआ। तो आधा ऐसा स्वरवर्ण, ऐसी स्थिति जिसमें हम अगर स्वरवर्णों को बोलें और मुंह हमारा आधा खुला रहे, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। देखिए, विवृत स्वर क्या आते हैं, अगर समृत मतलब होता है पूरा मुंह बंद होता है, तो विवृत में क्या होगा, पूरा मुंह खुला होगा। मतलब इस श्रेणी में एक ही वर्ण आया है आ। अगर आ बोलेंगे तो आप श्योरली मुंह बिना खोले आप नहीं बोल सकते, आपको बोलना आ, तो आप पूरा मुंह खोल के बोलेंगे, मतलब ये हमारा किस श्रेणी में आएगा, विवृत स्वर में आएगा। देखिए, अब इस पे थोड़ा चार्ट पर, अब इस जो भी वर्ड यहाँ पे जैसे अग्रस्वर क्या है, जो ऐसे स्वर जो आगे बोले जाए,
या जो आगे से निकले, मध्य केंद्र जो बीच से निकले, और पार्श्व बोले तो जो एकदम पीछे से निकले, जहां से अभी बोल के हम दिखाएंगे आपको। वर्तुल क्या होता है, जैसे अब ऊ बोलना, ऊ मतलब क्या होता है, वर्तुल मतलब क्या होता है, गोलाकार। ऐसी स्थिति जब वर्ण स्वर वर्णों को बोलने में हमारा मुंह गोलाकार धारण कर ले तो वो हमारा क्या होता है, वर्तुल। और जब गोलाकार न धारण करे तो हमारा क्या होता है, अवर्तुल। इतनी बात आगे समझ में। देखिए अब हम 4 पे चर्चा करते हैं। समृद्ध वर्ण, अभी इसको याद करने का तरीका बता देंगे आपको। समृद्ध स्वर है तो समृद्ध स्वर में आपको छोटी और बड़ी दे रखा है ना। समृद्ध स्वर में मध्य केंद्रीय स्वर में, इस श्रेणी का मध्य केंद्रीय स्वर में कोई है नहीं, और छोटा वो बड़ा दे रखा है। तो ये हमारा समृद्ध स्वर में अगर हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 4 है। कौन कौन से, छोटी, बड़ी, छोटा हो और बड़ा हो, ये हमारे क्या है, ये हमारे समृद्ध स्वर है। अर्धसमृद्ध की बात करेंगे तो इसमें 2 हैं। पहला क्या है, ए, और दूसरा है ओ। जैसे आप देखेंगे ए और ओ, अर्धसमृद्ध की श्रेणी में ये दोनों हैं, ए और ओ। ठीक है, मतलब इनको बोलने में हमारा मुंह क्या हो रहा है, आधा बंद है ना, आधा बंद है, मतलब क्या, आधा खुला हुआ। अर्धविपरीत स्वर की बात करें, अर्धविपरीत स्वर हमने बता दिया आपको कि मुंह क्या होता है, आधा खुला हुआ होता है। तो जब आधा खुला होता है तो हम बोलते हैं ऐ ऐ ऐ, है ना। अब मध्य और केंद्र स्वर का एक वर्ण इसमें इन्वॉल्व है, अ, और यहाँ पे वर्तुल स्वर है। वर्तुल स्वर में अ और आ। ये जो आ हमने आपको बताया है, ये हमने आपको क्या बताया था, ये कहीं ना कहीं आपको अंग्रेजी का वर्ण है। डॉक्टर, जैसे आप अभी पढ़ लीजिए, डॉक्टर, डॉक्टर। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा यही वाला है ना, ये हमारा यही वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ओ और औ, ये हमारे किस श्रेणी में आते हैं, अर्धविपरीत स्वर की श्रेणी में आते हैं। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि विपरीत स्वर क्या होते हैं। विपरीत स्वर बोले तो आ बोले तो आ, है ना, मुंह खोल के पूरा। अब हम आते हैं वर्तुल या अग्रसर, जो भी ऐसे स्वर जो गोलाकार मुख में बोले जाएंगे वो वर्तुल होंगे, और जो गोलाकार मुख में नहीं बोले जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, अवर्तुल होंगे। तो वर्तुल स्वर में, वर्तुल स्वर जो होते हैं वो पश्च स्वर होते हैं, आप इतना जान लीजिए। जिनको भी आप बोलेंगे और मुंह हमारा गोल थोड़ा सा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे वर्तुल स्वर होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को पश्च स्वर भी बोलते हैं। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जैसे बोलना आपको ऊ ऊ, मुंह देखिए हमारा ऊ ऊ, मतलब क्या है, गोलाकार स्थिति है, ये मुंह हमारा गोल बन रहा है। जैसे ओ बोलना, ओ ओ, आप बोले ऊ ऊ ओ ओ, औ आ, है ना। एक प्रकार से कहीं ना कहीं गोलाकार, इस प्रकार जैसे यूं कहें कि ये गोलाकार बना। गोलाकार बताओ तो आप एग्जाम में देखिए, यूपी टेट का जो एग्जाम था उसमें ये चीजें आई थी। मैं आपको इसलिए इसमें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो यूपी टेट में आया हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ना आए। वो चीजें डायरेक्ट एग्जाम से उठा करके आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उन 10,000 क्वेश्चनों में इसका भी एक रोल हो सकता है। तो पश्च स्वर बात करें तो वर्तुल को आप याद कर लीजिएगा, अर्थात जो भी गोलाकार मुंह बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पश्च स्वर हो जाएगा, वो हमारा वर्तुल हो जाएगा। इतनी बात आगे समझ में। केंद्रीय, मध्य केंद्रीय, इनका देखिए मध्य केंद्रीय स्वर क्या है, अ। आप देखें यहाँ पे अ। अब इसको बोलिए ऊ। ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे मध्य केंद्रीय स्वर होता है, यहाँ इसको हम मध्य केंद्रीय मध्य से बोलते हैं। अवर्तुल या अग्रस्वर देखते हैं, आपको बोलना ई ए। कहीं से भी आपको गोलाकार नहीं दिखेगा और गोलाकार नहीं दिखेगा, इसका मतलब अगर अवर्तुल है, आ में अ अग्रसर वर्तुल, तो अवर्तुल है और अग्रसर है, तो मतलब अवर्तुल जो होगा वो हमारा क्या होगा, अग्रसर भी होगा। ये आपको यही इतना याद रखना है कि पहले आप समृद्ध बनाएंगे, फिर अर्धसमृद्ध, फिर अर्धविपरीत, और उसके बाद फिर विपरीत बनाएंगे। इतना चार्ट। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे आप चूंकि बोल सकता है तो छोटा आ बड़ा, यहाँ पे आइए, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ, री गायब कर देंगे, ए आए, उसके बाद ओ, और उसके बाद आते हैं औ। ये इतना रहेगा, ऐसे याद करिए। मतलब आपको पहले यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ और फिर यहाँ आ जाना है। ठीक है, इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि मुखाकृति के आधार पर यहाँ से डायरेक्ट यूपी टेट में प्रश्न बनता है, तो हमने सोचा कि हम आपको करवा दें। ठीक है, जब इस पे आते हैं, अब देखिए एक बड़ा फेमस क्वेश्चन यूपीएससी का था, पिछली बार जो आया हुआ था, वो था संपृक्त ध्वनि। कौन सी ध्वनि, संपृक्त ध्वनि की बात करते हैं। संपृक्त ध्वनि बोले तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए,
संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो कौन सी ध्वनि कहलाती है? संपृक्त ध्वनि कहलाती है। देखिए जैसे इस पे अगर हम चर्चा करें तो जो इसमें दे रखा है संबल, संबल है ना, तो यह क्या बोल रहा है? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से, है ना, ये हमारा क्या है? स, ये हमारा ब, और दोनों के बीच में जो ज्वाइंट है ये हमारा क्या है? म। तो पूछता है कि संबल में किस प्रकार की ध्वनि प्रयुक्त हुई है, मतलब दो, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये भी तो सही है ना भाई, ये भी तो सही है, मतलब ये दो व्यंजनों के बीच में आधी जो बाजू मैंने क्या यहाँ पे लिखा, अगर ये चूंकि ये हमेशा हर्ष रूप में आती है, इसी प्रकार से जैसे अब हम इसकी बात करें कंबल, तो ये भी का और ये बा, तो का और बा के बीच में जो हमारा आया है आधा म, ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा हो गया है, अगर देखें तो ये हमारा क्या है? संपृक्त ध्वनि। मतलब अगर यहाँ पे पूरी परिभाषा आप समझेंगे कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, मतलब जो पहला व्यंजन उससे भी संयुक्त हो सकती है और दूसरा व्यंजन उससे भी, अगर दोनों संयुक्त हो रही है किसी भी अर्थ में, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। द्वित्व ध्वनि बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये द्वित्व ध्वनि वाला। इसमें है क्या कि आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो द्वित्व व्यंजन करके आता है या द्वित्व ध्वनि करके आता है ना, या तो द्वित्व व्यंजन करके आएगा या तो द्वित्व ध्वनि करके। द्वित्व व्यंजन अगर आता है तब भी आप इसको जानेंगे, और द्वित्व ध्वनि भी करके आता है। चूंकि ये कंफ्यूजन इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि द्वित्व ध्वनि या तो आएगा या तो द्वित्व व्यंजन आएगा। देखिए द्वित्व ध्वनि द्वित्व व्यंजन में क्या है कि जब किसी शब्द में एक ही प्रकार के दो व्यंजन वर्ण लगातार ह्रस्व या दीर्घ का संबंध लेकर प्रयुक्त होते हैं, द्वित्व ध्वनि कहलाती है। मतलब जब किसी शब्द में एक ही प्रकार के, मतलब अगर ला आ रहा है तो ल ही आए, मा आ रहा है तो मा ही आए, है ना, इस प्रकार जैसे आए, मतलब एक, जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे समझ लेगा तो होता है द्वित्व ध्वनि या द्वित्व व्यंजन। जैसे कच्चा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कच्चा में क्या है? ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो ये क्या है? जैसे मैं लिखूं क आधा च, ये हमारा क्या ह्रस्व है और ये हमारा दीर्घ है, तो कच्चा हो गया। मतलब क्या है? इसमें द्वित्व है। सच्चा है तो सच्चा, ये भी द्वित्व हो गया। दिल्ली बड़ा फेमस क्वेश्चन दिल्ली का है। दिल्ली मतलब क्या? दो व्यंजन वर्ण है, एक ये और एक ये ह्रस्व में ये और दीर्घ में है। मतलब अगर देखा जाए तो दोनों व्यंजन वर्ण एक दूसरे से लगातार आ रहे हैं, तो ये हमारा जगह दिल्ली हो गया। आप जैसे लिख सकते हैं एक सम्मान, सम्मान, सम्मान में लेंगे तो माँ और माँ, ये माँ हमारा ह्रस्व में दीर्घ में है, मतलब ये भी हमारा क्या जाएगा? द्वित्व व्यंजन वर्ण हो जाएगा। शायद आपको इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी। और आगे से देखिए अगला, जब हम आज ये हमारा वर्णमाला का चैप्टर फिनिश होगा, खत्म होगा। आज के बाद एक क्लास और होगी जो कि डायरेक्ट मतलब उसमें ये कहा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन बना किस प्रकार से है। जैसे मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ रिपीट करूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए, मैं चूंकि इस चैप्टर के बाद संधि विच्छेद आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्ण विच्छेद कैसे, चूंकि वर्ण विच्छेद आपको वर्णमाला जब मैं पढ़ाऊं तो आपको वर्ण विच्छेद करने ना आए उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको वर्ण विच्छेद भी आना चाहिए। इसी कड़ी में आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाऊंगा। वर्ण विच्छेद में क्या है? वर्ण विच्छेद आपको आना चाहिए। वर्ण विच्छेद का ही एक रोल होता है संधि विच्छेद में। इसमें रोल होता है, संधि विच्छेद में भी इसका रोल होता है। अगर वर्ण विच्छेद करना आप सीख गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम श्री गणेश करते हैं, किसका? गणेश जी का। पहले हम एक वर्ण लिखते हैं गणेश, क्या लिखते हैं? गणेश। क्योंकि देखिए जैसे आप किसी की भी वीडियो देखिएगा, आपको अगर कहीं भी वर्ण विच्छेद बताया जाएगा तो आप बताइएगा कमेंट करके कि फला ध्वनि में आप बोलते हैं कि हम सबसे अलग पढ़ाते हैं। आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि वहां पे ये वर्ण विच्छेद पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैं इसके बाद संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा। जब मैं संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा तो उसमें भी वर्ण विच्छेद बताऊंगा, ताकि वर्णमाला चैप्टर है, इसमें आपको पहले से जानकारी वर्ण विच्छेद की होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? आप कोई भी एग्जाम अभी वर्तमान में उठा के देखेंगे, यूपी का हो या यूपीएसआई का हो, तो वहां पर ये चीजें पूछना शुरू हो गया है। मतलब ये कि आगे के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में। देखिए गणेश आपको करना है तो ये पूरा ग है, ये पूरा ग होता है ना। मतलब अगर इसको देखा जाए, देखिए मैंने आपको जब वर्ण पढ़ाया था, वर्ण बताया था, और उसके बाद मैंने आप वर्ण बताया, जिसे मैंने लिखा था वर्ण, तो ये का क्या था? वर्ण था। जब हम इसको जोड़ देते थे ये हमारा क्या जाता था? अक्षर, मतलब ये हो जाता था क।
बताया था ना जब मैं आपको वर्ण पढ़ा रहा था, तो मतलब जब वर्ण होता है वर्ण में आ जुड़ जाता है तो हमारा पूरा जाता है, ये हमारा अक्षर कहलाने लगता है। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। उसी प्रकार जैसे अब इसका जो मैं वहां पढ़ाया था आपको वर्ण में अक्षर में, जो पहली क्लास वाली थी, वही क्लास यहाँ पे अब आपके लिए कारगर साबित हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम वर्ण विच्छेद करेंगे। मतलब अगर हमको कोई वर्ण लिखा है तो हम उसको तोड़ेंगे, और तोड़ते किस प्रकार से है इसकी चर्चा करेंगे। देखिए का और हमने बता दिया, जैसे हमने आपको पहले भी कहा था कि च और धन अ, ये पूरा हो जाएगा पूरा च, है ना, जो हमने वर्ग की बात की थी। ये हमारा किस प्रकार से वर्ण विच्छेद होगा। अब चलिए हम आते हैं गणेश पे। तो गणेश जी किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उनका नाम लिया जाता है, तो ये चीज जो ये शुरू करने से पहले जो है गणेश जी का नाम ले लिया जाता है। गणेश जी में क्या है, जैसे ये गा वर्ड है ना, तो गा को कैसे लिखेंगे आप देखिए, हमने भी जो आपको बताया गा हमारा वर्ण है, तो ग धन अ, सॉरी गा धन अ, ठीक है, गा लिख दिए। ड़ा है ना, तो ड़ा मतलब क्या, ड़ा में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ड़ा लिखेंगे तो ड़ा पूरा तो लिखेंगे नहीं, ड़ा हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। और जब आधा हो गया तो इसमें मात्रा किसकी लगी है, अगर ये मात्रा ना होती तो हम आ प्रयोग करते, लेकिन मात्रा किसकी लगी है, ए की लगी है, तो हम इसको ए कर देंगे ना, ए जो स्वर है। अब ये क्या लिखा है बड़ा सा, तो ये इसको तालाबी सा बोलते हैं। ये सा है, तो इसको सा को किस प्रकार से लिखा जाएगा हमने आपको बताया, आधा सा और धन। इसकी बात आगे समझ में, ये चीज हमारा क्या है, गणेश का वर्ण विच्छेद। क्या है, ये है आपका वर्ण विच्छेद। क्या है, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद, ठीक है। ये हमारा क्या है, यही हमारा वर्ण विच्छेद है। अगला जैसे हम ले ले गणेश होता है, तो चूंकि महाराष्ट्र में अब ये गणेश हो गया, तो ग अ र ए और स ध्वनि, इस जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण दे दूंगा, इसके बाद आप जैसे मैं जो उदाहरण दूंगा वो फेमस होगा। उसमें क्या है कि या तो एग्जाम में आया हुआ है या फिर आएगा, इतना मान लीजिए। क्योंकि ये जैसे थोड़ा फेमस टाइप, जैसे गणेश है क्योंकि भगवान जी का नाम है, और कोई भी काम लोग शुरू करते हैं श्री गणेशाय नमः श्री शुरू करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमको यहाँ से भी जानना पड़ेगा। देखिए अगला हम जो लेते हैं उत्सव ले लें, क्या लेते हैं, उत्सव। उत्सव में क्या है, देखिए अब ऊ हमारा है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा था, वर्ण व्यंजन वर्ण की बात की थी ना, जो स्वर जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसमें कोई जरूरत किसी की नहीं होती है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, है ना। उसमें मूल स्वर हमने बताया था आपको, मूल स्वर कौन कौन से थे, मूल स्वर थे अ ई उ, है ना। ये हमने बताया था आपको, मूल स्वर में आ ई उ और ये हमने बताया था ना आपको मूल स्वर में। ये हो गया, जैसे अब ऊ आ गया, इसमें ऊ आया ना, तो ऊ ऐसा तो नहीं ऊ को भी संधि विच्छेद किया जाएगा, तो ऊ को हम उसी प्रकार से लिख लेते हैं, प्लस करते हैं। अब क्या आया है, आधा ता ऑलरेडी आ चुका है, तो हम काहे न लिख दें इनको आधा ता, काहे इज्जत दें इनको, है ना। अब ऑलरेडी सा आया तो सा को तोड़ देंगे हम, सा को कैसे तोड़ देंगे, साधन आ में। और उसके बाद जैसे अब ये बचे महोदय वाह, तो वाह तो कोई स्वर है नहीं, है ना, तो वाह को जब तोड़ेंगे तो वाह और धन आ, सॉरी यहाँ पे ये हमारा उत्सव हो गया। एक प्रकार से ये इसका क्या हो गया, इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अभी हम आपको वर्ण विच्छेद जैसे कुछ चीजें जो थोड़ा उस प्रकार की होती है उसको बता दूं। जैसे अभी मैं एक और ले लेता हूँ, उद्यान। आप लोग सोचेंगे कि तगड़ा है ये, है ना। उद्यान में कैसे, क्या ऐसा नहीं, इसको उद्यान को इस प्रकार से लिख सकते हैं, उद्यान ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते उद्यान को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। देखिए अब इसको अगर हम तोड़े उद्यान को, तो उसका तो कुछ हो रही ऊ का, प्लस हमने आपको ये बताया आधा तक धन। अब हमने आपको ये बताया यह है, तो यह में किस प्रकार की मात्रा लगी है, यह में बड़ा की मात्रा है, तो इसको हम ह्रस्व करेंगे और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, बड़ा की मात्रा जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब ये प्लस कर देंगे इसमें, फिर ये हमारा क्या है, ना है, तो ना को अगर हम लिखेंगे तो न धन आ, ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्यान। उद्यान का वर्ण विच्छेद ये होता है। फिर जैसे अब आप और दे दें, है ना, और अगर दे दें आपको तो एक और थोड़ा री वाला कर लेते हैं, इसमें भी कुछ चीजें हम आपको बता भी देंगे। दृग, दृग मतलब क्या होता है,
दृग। अब अगर आप आंख की पर्यायवाची पढ़ेंगे तो दृग, लोचन, चक्षु, नयन, विलोचन, हमको पर्यायवाची याद करने का भी तरीका बताएंगे, उससे निश्चिंत रहिए आप, है ना। तो दृग, लोचन, नयन, चक्षु तो उसी आंख का ही दृग है। तो दृग को कैसे आप लिखेंगे, देख रहे हैं कि दा है, इसमें र ये सॉरी गला थोड़ा खराब है, जुकाम होने की संभावना पूरी है, ठीक है। दा है तो दा में हम क्या कर देंगे, ह्रस्व कर देंगे, प्लस इसको हम री कर देंगे पूरा, है ना, ये हमारा तभी तो होगा ना पूरा। उसके बाद ग है तो ग तो इसमें ये वो व्यंजन वर्ण है जिसको स्वर की सहायता से लिखा जाता है, ये हम कर देंगे, पी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ। इतनी बात आगे समझ में। देखिए आपको जैसे मान लीजिए, और जैसे अभी जैसे आप सोचेंगे कि ये सब कैसे हो गया, ये चूंकि दिक्कत क्या होती है, जैसे जब ये वाला आ जाता है, जैसे मान लीजिए अभी आता है, अभी हम लिखते हैं दर्प, है ना, दर्प लिख दें, और फिर लिख दें उम्र। इस प्रकार जैसे अब ये वाला कैसे आएगा, ये वाला कैसे आएगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं हल्की सी। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है मर्म, मान लीजिए हमको लिखना मर्म, है ना, तो मर्म हम कैसे लिखेंगे, तो म धन र और धन म, है ना, ये लिखेंगे ना, म आधार, फिर ये ये हमारा क्या हो जाएगा, मर्म हो जाएगा। जैसे अभी हमको अब लिखना है, जैसे मान लीजिए ऐसे लगाना अब, तो क्या कर देंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पा लिखेंगे और प्लस रा कर देंगे, ये आधा पा रहेगा, कभी भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम खष्टी सा लिख रहे थे, जैसे मान लीजिए वो छत्रज्ञ था ना, छ हम लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे क आधा क धन स, ये तो लिख रहे थे ना छत्री में, है ना, छा बनाने के लिए का और आधा सा, मतलब ये पाला वाला का लिख रहे थे। जैसे हमको मान लो ये वाला, हमने आपको ये वाला अगर पता करना है, प्रा हमको बनाना है, प्रा बनाना तो क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हम ऐसे पा कर देंगे। जैसे इसमें क्या है, जैसे अब ये पा है तो पा, अभी आप ये कहेंगे जैसे इसमें देखिए प्रा बनाना है, तो प्रा में कुछ नहीं करना है, प्रा में आपको एक प्रकार से यूं कहें, जैसे अच्छा सॉरी एक मिनट ये अर्थ ये था ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ पे क्या है आधा र है ना, तो आधा र हम बनाएंगे पूरा। हमको देखना आधा र किस प्रकार से बना, ये पूरा बनाना तो हमको पहले देखना पा प रा, आप मोबाइल में ट्राई कर लीजिएगा, आधा प और र, है ना। अब आपको जैसे प्री बनाना है, प्री, तो आप कुछ नहीं करना है, प्री में पा में रा जोड़ना है ना, तो इसको ह्रस्व करेंगे और इसको दीर्घ कर, इसको जोड़ देंगे क्या, र, ये हमारा क्या जाएगा, प्री। यहाँ से आप इतनी चर्चा कर सकते हैं, इतना आप इस प्रकार से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। मित्रों आज वर्णमाला का जो ये लास्ट वीडियो था, इसमें हमने आपको ध्वनि पर चर्चा की, जो एक प्रकार से संवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत, वर्तुल, अवर्तुल, अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर, इस पर हमने चर्चा की पहले। फिर उसके बाद हमने आपको बताया संपृक्त ध्वनि क्या होती है, फिर मैंने आपको बताया कि द्वित्व व्यंजन या द्वित्व ध्वनि क्या होती है, उसके बाद हमने वर्ण विच्छेद पर चर्चा की। इतनी चर्चा के उपरांत अगर आप लोग अब क्या करिएगा कि मेरी जो भी वीडियोस वर्णमाला पर हैं, आप से आशा करते हैं कि आप वो तीनों चारों वीडियो जो भी पड़ी होंगी आप उसको देख लीजिएगा। और अब मैं गारंटी दे रहा हूं, अब मैं इस विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पढ़ लेंगे, आप ये वीडियोस देख लीजिएगा, और इसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का अगर इससे बाहर पूछता है, तो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे आप करवाया भी रहेंगे उससे भी अनसब्सक्राइब करवा दीजिएगा। इतनी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, इतनी गारंटी कोई नहीं लेता है। अगर इससे बाहर आ जाएगा, वर्ण विच्छेद हो, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, हमने तारत्व के आधार पर बता दिया, हमने वायु संवेग के आधार पर बता दिया, जितना भी हमने आपको बताया वर्णन कर करके, इससे बाहर अगर आएगा तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।